नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही YouTube चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा कि कल हमने कई सारे टॉपिक को लेकर एक वीडियो प्रोवाइड कराया था आपको, आप लोगों ने देखा भी होगा आशा करते हैं। और ये टॉपिक वो टॉपिक है जो CHSL के एग्ज़ाम में एक से अधिक बार क्वेश्चन रिपीट किए गए। आज उन्हीं के तहत आज ये दूसरी वीडियो है, सेम टू सेम रहेगा, टॉपिक अलग रहेंगे। इसकी सूचना हमने दिन में आपको टेलीग्राम के माध्यम से दे भी दिया था और अधिकांश बच्चे इंटरेस्टेड है, इसीलिए लेकर के आ गया हूँ। देखिए यहाँ पे आज इस वीडियो में बिना कोई बात किए हुए सीधे हम पढ़ेंगे और मन से पढ़ेंगे, है ना, क्योंकि टाइम तो लगने वाली है क्योंकि यहाँ पे हम 7 से 8 टॉपिक को पूर्णतः निपटाने वाले हैं। ये है जनगणना, सभी ऐतिहासिक युद्ध और परिणाम, सभी वाद्य यंत्र और वादक, भारत के सभी लोक नृत्य, जनजातीय नृत्य, उनसे संबंधित जाति और जगह, भारत में सभी खनिज साइट तथा उनसे संबंधित राज्यपाल और राष्ट्रपति के बारे में लास्ट में जानेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में सभी प्रकार की बातों को कर लेंगे। यहाँ से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से इस बार CHSL में एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। इसके अलावा अगर टाइम बचा तो किस खेल से कौन से खिलाड़ी संबंधित है, किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, क्या डाया होता है, ये भी हम आपको करा देंगे अगर टाइम बचा तो, अगर 50 मिनट से कम में होता है ये सब तो, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। इससे पहले किसी भी बंधु को 93, 72, 69, 32, 25 कोई भी कंटेंट हमारा चाहिए, ये मोबाइल नंबर पे आपको व्हाट्सअप मैसेज करना है या डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक क्लिक करके भी व्हाट्सअप मैसेज के जरिए कंटेंट को, हमारे ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। और भी बहुत सारे प्लान हैं, UPP, BSSC, रेलवे, जो भी आपको अपने हिसाब से ले सकते हैं। और मैं आपको सटीक कंटेंट देता हूं जो एग्जाम में सीधे कंप्यूटर स्क्रीन के अंदर आती है। जैसा कि आप तक आपको पता चल ही गया होगा कि ई बुक से 80+% भी क्वेश्चन आए एग्जाम के अंदर, 4 एग्जाम हुए BSSC के, तो आप ले सकते हो। कहने का मतलब है कि एक जगह आपको एक सटीक वे में चीज़ों को दिया जाएगा जो पढ़ने के बाद आपको अधिक से अधिक फायदा करेगी। चलिए शुरू करते हैं। 2011 की जनगणना तथा जनगणना से संबंधित फैक्ट को देख कर जाएं। मैं ये आपको एक सलाह दे रहा हूं और यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूंगा 2011 के जनगणना को। सबसे पहले आप सभी जानते हैं कि जनगणना अपने संविधान के अंदर जो है 3 प्रकार के सूची की उपबंध किया गया है। सुनने की क्षमता डालें अगर मेरे क्लास में आप देख रहे हो तो। देखिए, तो एक है आपका यूनियन वाला, है ना, एक आपका कंकरेंट लिस्ट है और एक आपका स्टेट वाला होता है, यानी संघ सूची, समवर्ती सूची और आपका राज्य सूची। तो जो जनगणना है ये संघ सूची में है। तो कल होके अगर कोई बुद्धिजीवी आपसे पूछ दे कि भैया, है ना, बताइए किस आर्टिकल के अनुसार जनगणना संघ सूची की विषय है, तो कहिएगा आर्टिकल 246 के अनुसार है। और जनगणना संघ सूची का विषय होगा ये किस अनुसूची में वर्णित है, तो 7वीं अनुसूची में वर्णित है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारत में जनगणना अधिनियम कब बना था? 1948 के अंदर बना था। इसके अलावा जो आपका जनगणना है ये किस मंत्रालय के अधीन और कौन से जो उत्तरदायी अधिकारी हैं इनको कंडक्ट कराने के लिए, तो आप कहोगे यह गृह मंत्रालय के अधीन भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के द्वारा संचालित किया जाता है, ठीक है भाई। इनके अलावा भारत में जनगणना सबसे पहले कब हुआ था? तो 1872 में हुआ था। और ये जनगणना किसके काल में हुआ था? तो तत्कालीन अंग्रेज गवर्नर मेयो के काल में हुआ था। एक क्वेश्चन बन जाता है कि ये मेयो की हत्या कहां पर हुई थी? तो अंडमान निकोबार में हुई थी। अंडमान निकोबार को अच्छे से करके जाए, करा दिया हूं। बैरन द्वीप हो, सैडल पीक हो, स्वराज द्वीप हो, शहीद द्वीप हो, है ना, ये सब अंडमान में है। गैलेटिया नेशनल पार्क हो, महात्मा गांधी नेशनल पार्क हो, इसके अलावा साउथ बटन नेशनल पार्क जो इंडिया की सबसे छोटी नेशनल पार्क है, सेलुलर जेल हो, 8 डिग्री चैनल हो, 9 डिग्री चैनल हो, 10 डिग्री चैनल हो, ये सब बात आपको ध्यान रख के जाना है भाई, ठीक है। इसके अलावा जो जनगणना है लगातार वाली, वो 1881 से रिपन के समय से होता आ रहा है। भारत में आदमियों की जनगणना 10 वर्ष पे होती है। एनिमल की जनगणना जो है, एनिमल एक मूवी भी है, एनिमल की जनगणना 5 साल पे होती है। और आपका जो भी वृक्ष वगैरह यानी वन है, जो जंगल है ना, जो आपका जंगल है ना, तो जंगल जो है ये 2 वर्षों पे इनका सर्वेक्षण करा जाता है। तो ये बात ध्यान रखेंगे। इनके अलावा आज़ादी के बाद प्रथम जनगणना 1951 में कराई गई थी। देश की साक्षरता उस समय 18% रिकॉर्ड किया गया था। कुल जनसंख्या 36.1 करोड़ रिकॉर्ड किए गए थे और लिंगानुपात 946 रिकॉर्ड किया गया था। देखिए 2011 के बाद अगर सबसे अधिक जनगणना से डाटा पूछता है एग्जामिनर तो 1951 वाला से पूछता है। इसका
यह कारण है कि एक तो आपको यह दर्शाना चाहता है कि देखिए 36 करोड़ से लगभग हम 5 गुने हो गए हैं आज के टाइम में, और समय अंतराल गैप देखेंगे तो हमको लग रहा है मात्र आपका 1951 यानी 74 वर्ष में जो है हम 5 गुने हो गए हैं। तो आने वाले अगर एक पीढ़ी की और बात कर ले और इसी रफ्तार से हम चले तो आप समझ सकते हो भाई, है ना। देखिए यहाँ पे जो है 1951 का और डाटा है। हिंदू की जो संख्या थी, आबादी थी 84% थी, मुस्लिम की 9.49, ईसाई 2.3%, है ना। और ज्ञात जनसंख्या में जो सबसे कम था समुदाय में वो आपका जैन का था, जो आज भी इंडिया में जैन की तादाद सबसे कम है 2011 के अनुसार। तो ये एक सिंपली आपको दिखाने के लिए था, यहाँ से इतने अंदर से नहीं पूछेगा। 1951 से जब भी पूछता है यही 3-4 जो डाटा है, जनसंख्या कितना था, साक्षरता कितना था, लिंगानुपात कितना था। चलते हैं आगे। इनके अलावा अब आते हैं काम की बात पे, जो करंट जनगणना की जो एग्जाम में क्वेश्चन आ रही है। 2011 में जो जनगणना हुई आज़ादी के बाद 7वीं जनगणना थी। 2021 में जो जनगणना होनी है ये आज़ादी के बाद 8वीं जनगणना थी। हालांकि 2021 से हम बहुत आगे निकल आए हैं। जो 2011 में जनगणना हुई ये कितने चरणों में हुई गुरु? तो 2 चरणों में हुई, और इस जनगणना का जो विषय रखा गया था हमारी जनगणना हमारी भविष्य, इस प्रकार से विषय रखा गया था। ध्यान रखेंगे जनगणना जो है ये उस समय जो जनगणना में महापंजीयक थे 2011 में जो महापंजीयक था या रजिस्ट्रार थे वो कौन थे? तो सी चंद्रमौली साहब थे। अभी कौन है आप लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो नियुक्ति है वहाँ से भी क्वेश्चन आए। और 2022 में जो है भारत के जनगणना आयुक्त बदल गए। थोड़ा सा हिंट देता हूं, मृत्युंजय, इस नाम को पूरा कीजिएगा। इसके अलावा 2011 में जनगणना के अनुसार देश की कुल आबादी कितनी थी भाई साहब? 121 करोड़ थी, जिसमें पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत है ना? तो 52%, और सिंपल सी बात है आधा महिला होंगे तो 48%। याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बने हैं। भारत की लिंगानुपात 2011 में कितना था? 943। अब जरा ये वाले लाइन पे अच्छे से गौर करना। अब सभी रिकॉर्ड आ रहे हैं जो आपके एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आती है, ठीक है। देखिए 2011 में जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो है 943 थी। जो आपका शहरी अर्बन एरिया है वहाँ पे लिंगानुपात अगर पार्टिकुलर आपसे पूछता है, सीजीएल वगैरह में ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं, तो जो पार्टिकुलर अगर आपको अर्बन एरिया में पूछता है कि भाई सेक्स रेशियो कितना था तो 929, क्योंकि शहर के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, है ना। इसके अलावा जो ग्रामीण क्षेत्र की लिंगानुपात है ये 949 थे और शहरी के 929 थे। माफ़ कीजिएगा, कहने का मतलब है कि शहर में जो है ना बेटियों की तादाद कम है ना गांव के अपेक्षा, ठीक है। पढ़े लिखे कहने से मतलब यहाँ पे ये सेंस नहीं है मेरा कि गांव के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, क्योंकि मैं भी एक बहुत ही जो है देहात से बिलोंग करता हूँ। देश में सबसे अधिक लिंगानुपात केरल की थी, दूसरी सबसे अधिक लिंगानुपात तमिलनाडु की थी, सबसे कम लिंगानुपात जो है सबसे कम लिंगानुपात ये आपका हरियाणा का हो जाएगा। एक गलती यहाँ पे सही कर दूंगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी की थी तथा सबसे कम लिंगानुपात दादर नगर हवेली की थी। आज़ादी के बाद सबसे कम लिंगानुपात 1991 के जनगणना में दर्ज की गई थी 927। इस लाइन से आपने कितना कुछ सीखा, आइए आपको याद करवाते हैं बिना देखे, ठीक है। देखिए जो लिंगानुपात है सबसे पहले क्या होता है, 1000 पुरुषों पे महिलाओं की संख्या यानी फीमेल की संख्या, उसे हम क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। 2011 में दादा लिंगानुपात 943 थी, है ना। अर्बन एरिया में बात करेंगे तो कितना था, है ना, 929, और रूरल एरिया में बात करेंगे तो कितना था, 949, ठीक है। इसके अलावा सबसे अधिक लिंगानुपात थी केरल की, सबसे कम लिंगानुपात थी हरियाणा की, दूसरा सबसे अधिक लिंगानुपात तमिलनाडु की, है ना। इनके अलावा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी की और सबसे कम लिंगानुपात दादर नगर हवेली की। आज़ादी के बाद सबसे कम लिंगानुपात किस जनगणना में? तो 1991 के जनगणना में मात्र 927 लिंगानुपात दर्ज किया गया था, जो अब तक के सबसे कम लिंगानुपात है आज़ादी के बाद जितने भी सेंसस हुए हैं उनमें, ठीक है। चलते हैं आगे।
यहाँ पे आपके लिंगानुपात वाले इमेज दिख रहे होंगे कि किस राज्य में कितने ज़्यादा हैं, कम हैं केंद्र शासित प्रदेश में। तो केरल में 1084, दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है 996, लगभग बराबर है। सबसे कम हरियाणा है 879। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुदुचेरी का है और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम हमने दादर नगर हवेली का बताया है। अगला पे आते हैं हम लिंगानुपात से हटके लिटरेसी रेट पे। लिटरेसी रेट की बात करेंगे, काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आता है। 2011 में लिटरेसी रेट 74.04% था। मेल का 82.14 और फीमेल का 65.46 था। अब यहाँ पे हाइयर लिटरेसी रेट और लोअर लिटरेसी रेट वाले राज्यों को हम देख लेंगे। तो हाइयर लोअर तो इसी में आ जाएगा। इसमें महिला लिटरेसी रेट की बात करते हैं, हाइयर और लोअर। ठीक है, देखिए सबसे अधिक देश में लिटरेसी रेट, चाहे तो वह यूटी हो चाहे स्टेट हो, दोनों को मिला के ओवरऑल सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट केरला का रहा था, जो 94% के समक्ष है ना। तो यहाँ पे राइट आंसर थोड़ी देना है, आपको सिखाना है। तो केरल का सबसे ज़्यादा, अगर बात करें यूटी में सबसे अधिक तो लक्षद्वीप का रहा था, इनका रहा था 91.8%, कहीं कहीं 91.6% भी माना है। यकीन मानिए इन दोनों में से एक ही ऑप्शन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात आपको बिहार का यह आंकड़ा याद रखना है। जो बिहार का लिंगानुपात था यह 61.8% रहा था। ठीक है भाई, तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे, हाइयर और लोअर। ऊपर से दो जरूर याद रखना है। केरल के बाद जो साक्षरता है ये आपका मिजोरम का है, और आपका जो साक्षरता है बिहार के बाद सबसे कम ये अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा जो महिला साक्षरता थे, है ना, तो सबसे जो कम महिला साक्षरता है ये भी बिहार का है और सबसे अधिक केरला का है। तो ये दोनों ही केस में केरला और बिहार ही आंसर होता है, हाइयर और लोअर में। चाहे तो पार्टिकुलर महिला पूछे या ओवरऑल लिटरेसी रेट पूछे तो भी पहले स्थान पर केरला, दूसरे सबसे लास्ट स्थान पे बिहार रहेगा। ठीक है, इसके अलावा देश में सबसे कम साक्षरता अधिक साक्षरता वाला बात आजकल चल रहा है। तो देश में सबसे कम साक्षरता वाला जिला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर थे। देश में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला मिजोरम के शेरछिप था। केरल के सबसे अधिक साक्षर जिला कोट्टायम था, ये भी अलग से पूछता है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता लक्षद्वीप की 91.8%। लक्षद्वीप में अगर केंद्र शासित प्रदेश में भी अंदर घुस के अगर आपसे पूछता है कि पुरुषों का कितना और महिलाओं का कितना, तो केंद्र शासित प्रदेश में पुरुषों का 95% और महिलाओं का 87%। ठीक है मेरे भाई, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा जनगणना 2011 के अनुसार देश में निवास करने वाले धार्मिक समुदाय की जो प्रतिशतता है हम नीचे दर्शा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है जब बाल के खाल निकालते हैं एग्जामिनर। देखिए जनगणना में जनसंख्या तो बता दी 121 करोड़, हिंदू थे 96 करोड़, जो आपका लगभग 80% था। आपके ऑप्शन इसमें दिए भी गए थे और ये क्वेश्चन पूछे भी गए थे। 80%, 81%, 79% या 78%। कोई भी अच्छा बच्चा, इनको मुझे इन चार ऑप्शन में से इन आंकड़ों को देखते हुए आंसर लगाना है। क्या आंसर लगाओगे बताओ, क्या आंसर लगाओगे? तो इस केस में मैं आंसर लगाऊंगा 80। क्या लगाऊंगा? 80 लगाऊंगा। क्यों लगाऊंगा 80? क्योंकि 79.8 है ना, ये 80 के ज़्यादा समीप है, न कि 79 के ज़्यादा समीप है। ठीक है, तो 80 आंसर लगाना पड़ता है। तो कुछ ऐसे आंकड़े जो डिसिमल में लिखे होते हैं तो वहाँ पे थोड़ा मैथ वाला बुद्धि भी लगाना पड़ता है कि किसके समीप ज़्यादा जा रहा है, क्लोज ज़्यादा जा रहा है। बात करें मुस्लिम आबादी की तो 17.22 करोड़ थे, जो 14.2% थी। ईसाई धर्म के लोग 3.25 करोड़ थे, जो 2.3% थे। सिख धर्म के लोग 2 करोड़ थे, जो आपका 1.7%। और सब भार के भांति जो है जैनिज्म सबसे कम थे, मात्र 0.4%। तो जैन और बौद्ध से ही यहाँ पे जब भी क्वेश्चन पूछ रहा है, जैन और बौद्ध से पूछ रहा है, तो इन दोनों का परसेंटेज जरूर याद रखें। जैन थे आपका 0.4% और बौद्ध थे आपका 0.7%, है ना। जो आपका जैन धर्म के लोग हैं ये सबसे ज़्यादा कहाँ निवास करते हैं? तो कहिएगा महाराष्ट्र के अंदर निवास करते हैं। चलते हैं आगे।
जनगणना 2011 में अब दशकीय वृद्धि डेकेडिकल ग्रोथ की तरफ झांकते हैं तो 17.64% डेकेडिकल ग्रोथ था। मेघालय राज्य ने सबसे अधिक जो ग्रोथ है वो दर्शाया था और नागालैंड राज्य ने सबसे कम ग्रोथ दर्शाया था 0.6% माइनस के, है ना। इनके अलावा जो 2011 के अवधि में विभिन्न धार्मिक समुदायों की जनसंख्या वृद्धि की प्रकार इस प्रकार थी। अब देखिए जो 2001 के तुलना में 2011 तक कितने कितने वृद्धि करे, कौन कौन से जो धार्मिक समुदाय हैं उनमें कितनी जो है ग्रोथ आई, इसके बारे में मैं अगर यहाँ पे बताऊं तो हिंदू में 16.8%, मुस्लिम में 24.6%, ईसाई में 15.5%, सिख में 8.4%, बौद्ध में 6.1% और जैन में 5.4%। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे जो जैन में ग्रोथ है वो भी कम है। एक तो ये है ही 0.4% कुल आबादी का और इनके ग्रोथ भी काफ़ी कम है सबों में, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिलहाल, है ना। और देखिएगा बाद में कि ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलती है और जो बच्चे हमें व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, हमारे कोई ना कोई पीडीएफ एक्टिव प्लान या ई बुक में लिए हैं तो उनको तो मिल ही जाता है, ई बुक के साथ ही दे दी जाती है थोड़ी देर के बाद, जितने मतलब अभी जैसे वीडियो बनाऊंगा उसके 1-8 घंटे के बाद दे दी जाएगी, है ना। इसीलिए आपसे कहा जाता है कि टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जिंदगी भर एनालिसिस वाली पीडीएफ जो है दिया जाता रहेगा वहाँ पे। तो जो भी बच्चे ई बुक ले रहे हैं, चूंकि वन टाइम है तो उसका कोई ग्रुप नहीं है, तो आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, है ना। जनगणना 2011 के अनुसार देश में एससी और एसटी इनके खाली प्रतिशत पूछते हैं तो आपको याद रखना है जो एससी समुदाय के लोग हैं ये सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं और जो एसटी समुदाय के लोग हैं ये सबसे ज़्यादा एमपी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो एससी और एसटी इनका प्रतिशत जरूर याद रखिए, 16.6 और 8.6 जो है शेड्यूल ट्राइब का, ठीक है। और सबसे ज़्यादा और कम बता ही दिए कहाँ निवास करते हैं। देश में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, बातों को अच्छे से समझना। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या भी उत्तर प्रदेश में निवास करते हैं, परंतु प्रतिशत के अनुसार सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। और ये कैसे होते हैं मैं कई दफ़ा समझा चुका हूँ। मान लीजिए 5000 आबादी कहीं निवास कर रहा है और किसी राज्य की ही जनसंख्या 100 है और उसमें मान लीजिए 20,000 में से 5,000 जो है आपका ग्रामीण जनसंख्या है, तो कितना हो गया 5 का 20, 25%। और मान लीजिए किसी राज्य की जनसंख्या 100 है और इनमें है आपका इसमें मान लीजिए कि 60 को निवास करता है ग्रामीण में, तो परसेंटेज के हिसाब से ये ज़्यादा हो गया ना भाई, 100 में 60 और ये आपका 20,000 में 5,000, ठीक है। तो ज़्यादा होते हुए भी परसेंटेज के हिसाब से उत्तर प्रदेश आंसर नहीं होगा, हिमाचल प्रदेश उत्तर होगा, है ना। सबसे कम जनसंख्या तथा सबसे कम ग्रामीण शहरी जनसंख्या सिक्किम राज्य में है। सबसे कम जनसंख्या कहे, सबसे कम ग्रामीण कहे, सबसे कम शहरी कहे, इन तीनों का आंसर क्या होता है, सिक्किम होता है, ठीक है। इनके अलावा सबसे अधिक शहरी आबादी की बात करेंगे तो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। लेकिन यहाँ पे भी क्लू है, सबसे अधिक अगर शहरी प्रतिशत के अनुसार आबादी पूछता है तो गोवा में हो जाएगा, है ना। गोवा की जितना क्षेत्रफल है उसका अधिकांश निवासी नगर में निवास करते हैं। देश की शहरी जनसंख्या 31.2 और जो आपका नगरीय है ये 68.8 था। तो ये कुछ जनसंख्या जनगणना का फैक्ट था, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा आते हैं घनत्व पे, डेंसिटी पे। तो डेंसिटी देश में सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली का है, अगर यूटी और स्टेट को हम एक साथ पकड़े तो, ठीक है। लेकिन अगर राज्यों में बात करेंगे तो बिहार का सबसे ज़्यादा है और अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम है। तो ये अलग अलग बातें ध्यान रखना है। इनके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्राफ में, आप टॉपिक वाइज आप लोग देखते ही नहीं जब हम अपलोड करते हैं तो ऐसा नौबत ही ना आए, पहले से ही लहलाता रहे बच्चे कि क्या पूछोगे पूछो, ठीक। सर्वाधिक जनघनत्व वाला 5 गो राज्य को बिहार है, दूसरे स्थान पे पश्चिम बंगाल है, सबसे कम वाला ये आपका अरुणाचल प्रदेश है और दूसरे स्थान पे मिजोरम है, ठीक है। मिजोरम साक्षरता में भी दूसरे स्थान पे है, प्रतिशत में, साक्षरता प्रतिशत में केरल के बाद, और न्यूनतम जनघनत्व में भी दूसरे स्थान पे है। तो आप कुछ भी जुगत लगा के याद रखने में आपको मदद करेगी। देखिए यहाँ पे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था हाल फिलहाल के SSC एग्जाम में कि भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जहाँ पे 2011 में 10 करोड़ के पार जनसंख्या है। तो मात्र 3 राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार। यहाँ पे पश्चिम बंगाल 10 करोड़ के पास तो है लेकिन क्रॉस नहीं किया है।
ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भारत में न्यूनतम जनसंख्या सबसे कम सिक्किम में है, दूसरे स्थान पे जो है मिजोरम है। तो बहुत जगह मिजोरम आपको दूसरे जगह पे मिलेगा। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात पुडुचेरी का है, सबसे कम दादर नगर हवेली का बता दिया था। भारतीय शहर की पहली पूर्ण जनगणना 1830 में ही हुआ था हेनरी बाल्टर के द्वारा, और उस समय जो है ढाका भारत का ही भाग हुआ करेगा, क्योंकि पाकिस्तान भी 1947 से पहले भारत ही था, है ना। तो ढाका शहर का जो है कराया गया था। NPR एक जनगणना में इस्तेमाल होता है रजिस्टर, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर। तो यहाँ पे आप जनगणना वाले बात को 19 मिनट में पढ़ लिए हैं। अब छोटा छोटा टॉपिक आएगा, चूंकि ये बड़ा टॉपिक है, इनका वास्ट एरिया है। देखिए इतिहास में लड़े गए प्रमुख युद्ध तथा उनके परिणाम और भाग लेने वाले शासक को देख लेते हैं, फट देख लेते हैं। ठीक है, देखिए तराइन की प्रथम लड़ाई, तराइन की क्या गो लड़ाई हुआ, 2 गो लड़ाई हुआ। तो तराइन की 2 गो लड़ाई जो हुआ तो कौन कौन सा हुआ, 3 गो हुआ। वैसे तीसरा मैं आपके लिए ही रखा हूँ, क्योंकि मैं कई बार बता चुका हूँ। मैं एक हिंट दूंगा थोड़ा सा। 1191 और 1192 इन दोनों में सेम कैरेक्टर रहे, कौन, गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय यानी थर्ड। तो इन दोनों में सेम कैरेक्टर रहे। तो पहले वाले में कौन जीते, चौहान साहब जीते, और सेकेंड वाले में कौन जीते, तो गोरी जीते। तो इतना से काम हो जाएगा आपका। 91-92 होते हैं तराइन की पहला और दूसरा। तराइन की तृतीय लड़ाई आप लोगों के लिए यहाँ पे मैं छोड़ा हूँ, क्योंकि कई बार बताया हूँ। इसमें मैं थोड़ा सा ऑप्शन देता हूँ। कुबाचा को हराए थे, कौन हराए थे बताइएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था, और अकबर के सेनापति कौन थे, मान सिंह थे। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, कौन जीते थे, बाबर। तो इस युद्ध का क्या परिणाम, रिपरकशन क्या हुआ, तो भाई इसका रिपरकशन जो है दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो गई। रिपरकशन है ना, जो आपका परिणाम भुगतना पड़ता है बैड वाला, इसे कहते हैं। तो सल्तनत की जो है समाप्ति हो गई, और भारत में मुगलों का जो है आगमन के साथ जो है मुगल वंश की स्थापना हो गई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा बाबर के द्वारा जो 4 गो युद्ध लड़ा गया है वो काफ़ी पॉपुलर है, और इसके कैरेक्टर भी पूछते हैं। बाबर के द्वारा एगो तो आपने पानीपत की प्रथम लड़ाई देख लिया, 3 गो अन्य देखिए। खानवा का लड़ाई 1527, ये सब जो है ई बुक में मैंने इसी प्रकार से आपको दर्शाया गया है जी। मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूँ। 1527 राणा सांगा को हराया। चंदेरी की लड़ाई 28 में मेदिनी राय को हराया। घाघरा की लड़ाई 1529 में नुसरत शाह को हराया। बाबर को कहाँ दफनाया गया, तो काबुल में दफनाया गया है। अब बाबरनामा किस भाषा में लिखे हैं बाबर, तो कहेंगे आप तुर्की भाषा में लिखे हैं बाबर। इसके अलावा बाबर मुगल वंश की स्थापना करने से पूर्व कहाँ के शासक थे, तो आप कहना फरगना के शासक थे। कहाँ के, फरगना के शासक थे, है ना। इनके अलावा जो बाबर है ये इसे क्या कहा जाता था, तो बाबर को कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर, कैलेंडर नहीं है, ये कलंदर है, क्योंकि वो दानशीलता की भावना रखते थे, दानी थे थोड़ा, है ना। तो इनको कलंदर कहा जाता था। ठीक है, इनके अलावा जो है हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में 2-3 प्रमुख युद्ध हुए, ध्यान रखेंगे। हुमायूं तथा शेरशाह सूरी के बीच में वो चौसा का युद्ध हुआ, जो 1539 में हुआ। इस युद्ध में भी हुमायूं को जो है पटखनी दिए थे, कौन, शेरशाह सूरी, यानी शेरशाह सूरी जीते थे। पुनः 1539 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध हुआ, इसमें भी शेरशाह सूरी की विजय हुई। अर्थात चौसा का युद्ध या कन्नौज का युद्ध, है ना। इन दोनों युद्ध में किन की विजय हुई, तो शेरशाह सूरी की विजय हुई। ठीक है, और शेरशाह सूरी जो है कन्नौज के युद्ध के उपरांत एक वंश का स्थापना करता है, जिस वंश का नाम क्या था, सूर वंश। क्या नाम था भाई, सूर वंश, है ना। इनका वास्तविक नाम क्या था, फरीद खान। और शेरशाह सूरी से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके मकबरा कहाँ है, तो सासाराम बिहार के अंदर है, इन्हें ध्यान रखेंगे। शेरशाह सूरी क्या चलाया था, रुपया चलाया था। आज भी रुपया इंडिया का मुद्रा है। शेरशाह सूरी के जो फरीद खान है बता ही दिए थे, और ये एक कुशल प्रशासक है। इनकी प्रशासन को हम एक अच्छे प्रशासन के रूप में देखते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई पे आ जाते हैं, 1556 में हुआ था। यह अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। यह लड़ाई में कौन विजय रहा था, तो अकबर विजय रहा था। अब पानीपत की थर्ड लड़ाई 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठों की सेना के बीच में हुआ था। तो अहमद शाह अब्दाली की इसमें जो है विजय हो जाती है, और मराठों के तरफ से सदाशिवराव भाऊ इस सेना दल का नेतृत्व कर रहे थे, यानी पानीपत के थर्ड लड़ाई में। एक को बात को स्किप मत करना भाई, पता नहीं कौन से बात जो है आपका कहाँ छपेगा। इसके अलावा पलासी का युद्ध 1757 में रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेज थे और बंगाल के तत्कालीन नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसमें क्लाइव की विजय हुई थी। स्वाभाविक सी बात है, उनके पास अत्याधुनिक हथियार रहता था और अपने पास
पास नहीं रहता था। इनके अलावा बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। इस युद्ध में त्रिगुटी सेना भाग लिए थे। ये कौन थे भाई? अवध के नवाब शुजा-उद-दौला, बंगाल के नवाब मीर कासिम और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की सेना, और इधर से कौन? अंग्रेज के सेना कौन? मुनरो। कौन भैया? मुनरो, हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो बंगाल की सेना है ना, इसके अलावा आपका आ जाएगा तो अवध की सेना और आपका मुगल वंश की सेना। तो ये तीनों के साथ साथ हेक्टर मुनरो लड़ा था और हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद जो है इलाहाबाद की संधि हुई थी, लेकिन इलाहाबाद की संधि 1765 ये हेक्टर मुनरो के साथ न होकर रॉबर्ट क्लाइव और तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। धर्मत की लड़ाई 1658 में औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में दारा सिकोह के तरफ से जसवंत सिंह राठौर भाग लिए थे और एक इसी के अगले साल यानी 1659 में देवराय की युद्ध होती है, जिसमें दारा सिकोह को पुनः हरा दिया जाता है और 1659 में जो है मतलब ये युद्ध जो है औरंगजेब के लिए है ना एक सत्ता वाला युद्ध साबित होता है ना। इनके अलावा 1760 में वाडीवास की लड़ाई होती है। इसे एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंग्लो फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं। क्यों कहते हैं भाई? एंग्ल मतलब हो जाता है वहाँ पे जो है अंग्रेज वाली सेना, क्योंकि अंग्रेज के सेना में ना बहुत सारे भारतीय भी रहते थे शामिल, और ये फ्रांसीसी को हराया था यहाँ पे वाडीवास की लड़ाई में। इस प्रकार के 3 लड़ाई हुए थे, लेकिन ये जो 60 वाला है ये निर्णायक साबित हुआ था। और वाडीवास की लड़ाई को आप कर्नाटक की लड़ाई भी कह देते हो। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इनके अलावा हाइडेस्पीज या झेलम का युद्ध है ना, झेलम नदी का जो प्राचीन नाम है बितस्ता है। बितस्ता लड़कियों का भी नाम होता है बितस्ता। तो ये जो बितस्ता है ये झेलम का नदी नाम है। पुरुषनी रावी का नाम है, रावी का पुरुषनी कहते हैं। इसके अलावा बिपाशा, बिपाशा जो है ये ब्यास नदी को कहा जाता है, तालब विषय होना चाहिए। ठीक है, इनके अलावा जो आपका सुतुद्री है वो सतलज को कहते हैं, सदा नीरा गंडक को कहते हैं। इस प्रकार से मैं थोड़ा वहाँ चला गया था क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन भी आता है। तो हाइडेस्पीज का जो युद्ध है ये झेलम नदी के किनारे 326 BC में सिकंदर और राजा पोरस के बीच में हुआ था। इसमें विजय हुआ था सिकंदर की, लेकिन बाद में दोनों में गठबंधन हो गया है ना। इनके अलावा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। कब हुआ? 618 में। ठीक है, इससे हर्षवर्धन हार गया था और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय की विजय हो गई थी। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के मामले पे हुआ था। विजय रहे थे राष्ट्रकूट। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में हुआ था वाटरलू का युद्ध। इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पे? तो पुरुषनी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे 10 राजा और राजा सुदास के बीच में लड़ा गया था। एक युद्ध आपसे पूछता है कि 7 वर्षीय या सप्त वर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच में हुआ था? तो सप्त वर्षीय युद्ध जो है ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। ध्यान रखिएगा। चलते हैं आगे। अगला टॉपिक है हमारा भारत के सभी प्रमुख वादक और उनसे संबंधित वाद्य यंत्र। अब हम यहाँ पे देखेंगे है ना। तो वादक और वाद्य यंत्र जो आपके ई बुक दिए गए उसके टॉपिक वाइज सेक्शन में जाएं है ना। तो ये आपका हारमोनियम भूरेलाल खान, पुरुषोत्तम बलवाकर, अप्पा जलगांवकर काफ़ी पूछा जाता है। इनके अलावा ज्ञान प्रकाश घोष ये सब हारमोनियम बजाते हैं। हारमोनियम किस प्रकार के वाद्य यंत्र होंगे? कोई भी बच्चा हारमोनियम, कोई भी बच्चा बता दे कि भाई ये किस प्रकार के कैटेगरी में वाद्य यंत्र है ये, तो आप कहोगे ये जो है सुशीर वाद्य यंत्र के उदाहरण है। क्यों? क्योंकि जो भी हवा के माध्यम से बजता है, जो भी फूंक मारकर या हवा के सहारे बजाया जाता है उसे हम सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। अगला है हमारा है ना, अगला है हमारा नादस्वरम। नादस्वरम में जो है राजा रतन पिल्लई, नीरू स्वामी पिल्लई, तो ये पिल्लई बंधु जो हैं यहाँ पे आप बजा लेते हो। इनके अलावा बांसुरी चेतन कुमार जोशी, माला चंद्रशेखर, राकेश चौरसिया अभी ग्रैमी अवार्ड जीते हैं, वो भी एक नहीं दुई। कब? 2024 में। इनके अलावा हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, एन रमानी, TR महालिंगम, राजेंद्र प्रसन्ना, राजेंद्र कुलकर्णी, V कुंजमनी, N नीला, अलका ठाकुर, ये सभी के सभी क्या बजाते हैं बंधु? तो बांसुरी बजाते हैं। शहनाई से गिने चुने हैं बिस्मिल्लाह खान साहब को ज़्यादा पूछा जाता है शहनाई में। इसके अलावा अली अहमद और हुसैन खान को भी और दयाशंकर जगन्नाथ को भी याद रखना है। मृदंगम त्रिवेंद्रम B सुरेंद्रन,
पालघाट रघु, पालघाट मणि अय्यर, कराकुड़ी मणि, SV राजा राव, है ना, जगदीश सिंह, ठाकुर भिखम सिंह, P सतीश कुमार, ये सभी के सभी मृदंगम बजाते हैं। मृदंगम देखिए साउथ भारत से जुड़ा हुआ कर्नाटक संगीत में मुख्यतः यूज होने वाला वाद्य यंत्र है, तो इनके नाम भी उधर के ही जो कैरेक्टर हैं ज़्यादातर रहते हैं। तबला रविंद्र यवागल, जाकिर हुसैन साहब ये काफ़ी फेमस है। साबिर खान, अल्लाह रखा काफ़ी फेमस है, ये पिता पुत्र हैं अल्लाह रखा और जाकिर हुसैन साहब। जाकिर हुसैन साहब इस दुनिया में हैं। इनके अलावा उस्ताद सफ़ात अहमद खान, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, संदीप दास किशन महाराज, है ना, सबीर खान, गुदई महाराज, अंबिका प्रसाद इत्यादि, ये सभी के सभी जो है तबला बजाते हैं। घाटम से बहुत ही लिमिटेड कैरेक्टर हैं, है ना, घाटम से कौन है भाई, TH विनायक, ई सुब्रमण्यम, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। पखावत से आएंगे तोताराम शर्मा हो जाएगा पखावत से, है ना, अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास इत्यादि हो जाएगा, है ना, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सितार से आएंगे ना, तो ये आपका अनुष्का शंकर हो जाएगा, उस्ताद बिलायत खान हो जाएगा, सुजात हुसैन खान हो जाएगा, शाहिद परवेज खान, निखिल बनर्जी, अरविंद पारेख, मुश्ताक अली खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, ये आपके सितार से हो जाएंगे। गिटार से आएंगे ब्रिजभूषण काबरा, विश्वमोहन भट्ट, श्री कृष्ण नलिन। देखिए श्री कृष्ण नलिन और यू श्रीनिवासन, तो भाई इन दिनों में थोड़ा सा फर्क रखना, ये मेंडोलिन से है, यू श्रीनिवासन जो है ये मेंडोलिन के प्लेयर है और श्री कृष्ण नलिन ये गिटार के प्लेयर है, तो दोनों बात आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सारंगी से आएंगे तो सुकूर खान होता है, सबसे ज़्यादा सारंगी पूछे गए पिछले कुछ एग्जाम में, इस एग्जाम में सारंगी को कम टारगेट किया जा रहा है, तो सुकूर खान, अब्दुल लतीफ़ खान, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा, पंडित राम नारायण, सुल्तान खान, इंद्रलाल बजीर खान, ध्रुव घोष, आसिफ अली खान, शबरी खान, तो ये सभी के सभी जो हैं सारंगी बजाते हैं, है ना, सुकूर खान। इसके अलावा खान से कुछ याद आया क्या, हद्दू खान, हस्सू खान, नत्थू खान, ये किस जो है घराने के हैं आपके संस्थापक, तो हत्थू खान, हस्सू खान ये ग्वालियर घराने के भाई, ठीक है, हत्थू खान, हस्सू खान, हद्दू खान, ये आपके ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। अब्दुल करीम खान साहब किसके हैं, करीम खान साहब किसके हैं, तो आपके किराना घराना के संस्थापक हो जाएंगे अब्दुल करीम खान, ठीक है। इनके अलावा संतूर के राहुल शर्मा, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा, भजन सुपरी, तो भजन सुपरी तो पूछ दिया गया है, राहुल शर्मा और आपका पंडित शिव कुमार शर्मा इस वाले सेक्शन से बचा हुआ है पूछे जाने के लिए। रुद्र बीना में आएंगे, बहुत लिमिटेड कैरेक्टर है, असद अली खान, सादक अली खान, है ना, पियानो के बी वलसारा। सरोद में आएंगे काफ़ी हैं, उस्ताद अमजद अली खान, उस्ताद अलाउद्दीन खान, बुद्धसेन दास गुप्ता, मुकेश शर्मा, सरन रानी, उस्ताद अली अकबर खान, बहादुर खान, जरीन शर्मा, ये सभी के सभी सरोद बजाते हैं। वायलिन में आएंगे विष्णु गोविंद जोग, है ना, ये विष्णु गोविंद जोग। इनके अलावा है ना कन्ना कुड्डी वैद्यनाथन, संगीता राजन, इनके अलावा संगीता शंकर, देखिए कोई अनुष्का शंकर है, जैसा कि अभी आपने देखा होगा कि सितार वादन से संबंधित थी। एक आपका संगीता शंकर है, ये आपका बजाती है बैलीन, ठीक है, और एक अलका ठाकुर बताए थे बांसुरी। तो ये कुछ लेडीज हैं, अन्नपूर्णा देवी सुरबहार, कहीं इधर देखिए सुरबहार, मेंडोलिन में यू श्रीनिवास, और वो क्या था श्री कृष्ण नलिन जो अलग है, ठीक है। तो ये कुछ वाद्य यंत्र से संबंधित और वादक। अब आते हैं जो कौन से वाद्य यंत्र को कैसे आप परख लेंगे और वहाँ पे ऑप्शन छांट देंगे कि भाई ये कौन से वाद्य यंत्र के कैडर में आएंगे। तो जो हवा के सहारे या मुंह के द्वारा बजाया जाता है उसे हम सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। आपस में ठोक कर ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य यंत्र को हम है ना घन वाद्य यंत्र कहते हैं, जैसे मजीरा, झैल, करताल। जो आपके मुंह से बजने वाला है बीन हो जाएगा, तुरही हो जाएगा, बांसुरी हो जाएगा, हारमोनियम भी इसी कैडर में आएगा क्योंकि हवा के सहारे बजता है। तत्वाद्य यंत्र, ये तार के कंपन से उत्पन्न ध्वनि वाला जो भी वाद्य यंत्र होगा ये जो है आपके तत्वाद्य यंत्र हो जाएंगे, ठीक है, जैसे सारंगी, एक तारा, है ना। एक होता है अवनद्ध वाद्य यंत्र। अवनद्ध वाद्य यंत्र किसे कहते हैं, है ना, तो इसे ठोका जाता है ना कुछ, लेकिन हाथ के सहारे इसे पीट के बजाया जाता है और ये किसी भी पात्र के ऊपर जो है
चमड़ा मढ़ के बनाया जाता है, जैसे ये भी एक वाद्य यंत्र है ना। इनके अलावा दिल्ली सल्तनत के बारे में फैक्ट देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के बारे में जो फैक्ट है, सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की प्रथम वंश कौन सा था, तो गुलाम वंश। गुलाम वंश को क्या कहते हैं, ममलूक वंश या इलवारी वंश भी कहते हैं। इनके फाउंडर कौन थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। कब फाउंड किए थे, 1206 ईस्वी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश के वास्तविक फाउंडर कहेगा तो इल्तुतमिश, और ये क्यों होता है मैं कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि जो इल्तुतमिश का कार्यकाल है यहीं से जो है गुलाम वंश और सल्तनत फलने फूलने लगा, काफ़ी चीज़ हुआ। और जो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपने अर्ली एज में ही स्वर्ग सिधार हुए थे, 1210 में ही मर गए थे, तो सत्ता में आए और 4 वर्ष के बाद ही चले गए, तो क्या करता। इनके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया जो अजमेर में स्थित है। कुतुब मीनार की नींव रखी थी, परंतु पूर्ण करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। और अगर आपसे कोई पूछे कि कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा पे काम किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो आप बताना फिरोज तुगलक के द्वारा करवाया गया। तो यहाँ भी आंसर वेरी करता है ना। आप जो है कुतुब मीनार को हल्के में मत लेना, ठीक है। कुतुब मीनार भी जो है काफ़ी गलती करवाता है एग्जाम में। नींव रखने का ऐबक, बनवाने का इल्तुतमिश, और ऊपरी भाग का जो है काया पलट या बनवाने का श्रेय फिरोज तुगलक। इल्तुतमिश ने 2 प्रकार के जो है सिक्का चलाया था, एक तांबा का चलाया था जिसे जीतल कहा जाता था, और एक चांदी का चलाया था जिसे टका कहा जाता। टका आज भी कहाँ के मुद्रा हैं, तो ये बांग्लादेश के जो है मुद्रा है आपका टका, तो इन्हें ध्यान रखेंगे। गुलाम वंश के प्रसिद्ध शासक बलबन, जिसकी अवधि 1265 से 1287 रहा था, है ना। जिले इलाही की उपाधि धारण की थी। इन्होंने सिजदा और पैबोस चलवाया था, पारसी प्रथा है सिजदा और पैबोस, ध्यान रखिएगा। लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। नवरोज नामक त्योहार चलाया था। ये नवरोज काफ़ी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस धर्म से हैं, तो पारसी धर्म से। अब ये बात हो गई है, तो एगो पारसी धर्म का त्योहार पतेती, इसको भी याद रखिएगा। और बाद बाकी सभी धर्म के त्योहार एनालिसिस में दे दिया हूँ, PDF भी आप पढ़ रहे होंगे, बाद बाकी आप ई-बुक वगैरह देखेंगे तो अच्छे से समझ में आता होगा। इसके अलावा सल्तनत पे सबसे अधिक दिन तक शासन करने वाले जो वंश है ये तुगलक वंश है। इनके फाउंडर गयासुद्दीन तुगलक है। तुगलकाबाद शहर को किसने फाउंड किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने फाउंड किया था। सबसे पहले नहर का निर्माण किसने किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। बड़े पैमाने पे नहरों का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था, यानी ये कृषि में इंटरेस्ट रखते थे। एक मोहम्मद बिन तुगलक हैं, ये इन्होंने कृषि विभाग की स्थापना करवाई थी दिल्ली सल्तनत के काल में, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। दिल्ली सल्तनत के प्रथम शासक महिला शासक कौन है भैया, शासिका, माफ कीजिएगा, रजिया सुल्ताना। ये सबसे पहली महिला सुल्तान जो है शासिका हुई इंडिया का कहिए या दिल्ली सल्तनत का कहिए। दिल्ली सल्तनत में सिकंदर लोदी आगरा शहर की स्थापना करवाई। सिकंदर लोदी का अन्य नाम निजाम खान था। दिल्ली सल्तनत के मोहम्मद बिन तुगलक के काल में मोरक्को निवासी इब्न बतूता भारत आया था, जिन्होंने अरबी भाषा में एक ग्रंथ लिखा जिनका नाम रेहला है। सल्तनत की अंतिम शासक इब्राहिम लोदी है, जो 1526 में बाबर के साथ हार के पानीपत के प्रथम लड़ाई में जो है दिल्ली सल्तनत को समाप्त करते हैं, है ना। दिल्ली सल्तनत के अन्य जो है बाजार नियंत्रण प्रणाली, ये अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित थे। अस्थाई सेना यानी परमानेंट सेना रखने वाली जो है ये आपका शासक, ये भी अलाउद्दीन खिलजी हुए। अलाउद्दीन खिलजी सीरी का किला बनवाए थे। अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने आप को सिकंदर एसानी कहा करता था। और मोहम्मद बिन तुगलक अपने आप को, इनका भी एक अलग नाम था, जूना खान, है ना। जूना खान मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था। निजाम खान सिकंदर लोदी का नाम था, जो आगरा शहर की स्थापना भी करवाए थे। अब भारत के संगीत, लोक नृत्य, ये सब देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले संगीत के क्षेत्र में किन्हें जो है आपका भारत रत्न दिया गया है, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम, कर्नाटक संगीत 1998 में। फिर पंडित रविशंकर साहब सितार के लिए 1999 में। लता मंगेशकर और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में एक साथ। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत 2009। भूपेन हजारिका साहब असमिया गायक 2019 में। तो ये कुछ कैरेक्टर हैं 6 जिन्हें भारत रत्न दिया गया है। शास्त्रीय नृत्यों का वर्गीकरण बता ही दिए कि 8 है ना। कथकली, है ना, केरल का। कथक उत्तर भारत का। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का। ओडिसी ओडिशा का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम आपका केरल का। सत्रिया असम का। और जो है आपका सत्रिया जो है शास्त्रीय नृत्य
तो ये जो है सबसे लेटेस्ट शास्त्रीय नृत्य है, इन्हें ध्यान रखेंगे, सबसे लेटेस्ट है, ये सबसे नवीन शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछता है क्वेश्चन कि देवदासी परंपरा से निर्मित शास्त्रीय नृत्य कौन कौन है। तो देखिए देवदासी परंपरा से निर्मित शास्त्रीय नृत्य 4 गो है, एगो भरतनाट्यम तमिलनाडु, ओडिसी ओडिशा, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम। ये 4 गो वो नृत्य है जो देवदासी परंपरा से निर्मित है। इनके अलावा भारत में जनजातीय नृत्य और लोक नृत्य देख लेते हैं। तो ओडिशा में आएंगे तो मुडारी, पैका, गरुड़ वाहन, गोटीपुआ काफ़ी पूछा जाता है, मयूरभंज का छौ, सरायकेला का छौ और पुरुलिया का छौ। तो इसे याद नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे ही याद है। बाघा नाच कई बार बताए हैं तो याद नहीं करना है। घुमरा कई बार बताए हैं क्योंकि घूमर राजस्थान और घुमरा जो है उड़ीसा का। दसकथिया उड़ीसा को याद रखना है, दसकथिया। दलखाई लोक नृत्य, डंडा नाच उड़ीसा। चैती घोड़ा है ना, कीसावादी, ये जो है सभी उड़ीसा से संबंधित है आपका लोक नृत्य, ध्यान रखिएगा। छत्तीसगढ़ से अभी तक बोहनी नहीं किया एग्जामिनर, लेकिन करेगा तो लगातार करेगा। छत्तीसगढ़ से चंदेनी है, पंडवानी, राउत नाचा, पंडवानी की रानी किसे कहते हैं, तीजन बाई को। सैला, कर्मा, गौर मारिया, पंथी, सुआ, मुंडारी। ठीक है, इनके अलावा जो मुंडारी नृत्य है झारखंड अगर है ऑप्शन में और छत्तीसगढ़ भी है तो झारखंड के साथ जाना है, क्योंकि झारखंड फर्स्ट चॉइस यहाँ पे मैंने टॉपिक वाइज में लिख दिया हूँ। ये पेपर कटिंग टॉपिक वाइज का है भैया। इनके अलावा जो सरहुल है ये झारखंड का है ना। इनके अलावा जो आपका अटारी, ये बैगा जनजाति के द्वारा छत्तीसगढ़ में होता है ना। जो चीज़ विरोधाभास उत्पन्न करता है कि एक से अधिक चीज़ का, तो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया हो, इस हिसाब से पढ़िएगा। और अरुणाचल प्रदेश में बुइया लोक नृत्य होता है, चलो लोक नृत्य होता है। बरडो छम काफ़ी पूछा जाता है, बरडो छम है ना, क्योंकि चाक छम, याक छम भी नृत्य होता है, ये है बरडो छम। तो बरडो छम जो है अरुणाचल प्रदेश में होता है। बांचो नृत्य, पोनुंग नृत्य, पोपीर नृत्य, मुखौटा नृत्य, इसे युद्ध नृत्य भी कहते हैं। पासी कुंग की नृत्य, मोपीन नृत्य, ये सभी के सभी कहाँ पे होंगे, अरुणाचल प्रदेश के अंदर होंगे। और हिमाचल प्रदेश में किन्नौरी नृत्य, थोड़ा, ये मार्शल आर्ट फॉर्म है। झोड़ा उत्तराखंड में भी होता है। झाली, दाढ़ी, धामन, झपेली, महासू, दांगी, नाटी, ये सभी के सभी कहाँ पे होगा, हिमाचल प्रदेश में होगा। इसके अलावा आपका आ जाता है असम में देवधानी नृत्य, बिहू साल में 3 बार, तो इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, पकड़ लीजिएगा। बिछुआ, बगुरम्बा, नट पूजा, कली गोपाल, खेल गोपाल। नागा नृत्य है ना, तबल चुंगली, एगो है तबल चुंगली, एगो है थवल चुंगवा, थवल चुंगवा बता दिए मणिपुर का है। डोंगी, होबन जाई, ओजा पाली, ये सभी के सभी कहाँ पे आएंगे, असम के अंदर आएंगे। खेल गोपाल, कली गोपाल। मेघालय में आएंगे लाहो बांग्ला, सादसूक, माइंस, नोंग क्रेम, बेहदनी खलम, ये काफ़ी पूछा जाता है। जैसे उड़ीसा में दसकथिया पूछा जाता है, यहाँ पे बेहदनी खलम पूछा जाता है। लाहो भी बांग्ला भी पूछा जाता है। बांग्ला तो इसलिए पूछा जाता है कि ऑप्शन में पश्चिम बंगाल दे दिया जाता है। नागालैंड बांस नृत्य, रंगमा नृत्य, चांगलो, नागा डांस, कुकी डांस, सुआलूला। मिजोरम में चेराव नृत्य, खुल्लम चैलम है ना। मिजोरम में अगर आप आएंगे तो मिजोरम में बस चेराव ही आज तक ज़्यादातर पूछा जाता है, तो मिजोरम से निकल जाते हैं। कर्नाटक भूतकोला, भूतकोला इसी में जो है आपका भूतकोला में कंबाला खेल होता है, भैंसों की दौड़। यक्षगान, हुट्टाड़ी, सुग्गी, कुनीथा, करगा, लंबी, कर्नाटक में गिनी चुनी है, सबको याद रखना है। तेलंगाना परिनी सिंधामडम, किसावादी ओडिशा में भी होता है। बोनालू और बथुकम्मा, ये तो त्यौहार है फिलहाल है ना। गुसादी लोक नृत्य, लंबाडी लोक नृत्य। अगर मैं बताया हूँ कि भाई तेलंगाना ऑप्शन में नहीं, आंध्र प्रदेश ऑप्शन में नहीं, तो तेलंगाना आंसर होगा। तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन में रहेगा। तमिलनाडु करगम, कुपीपिलम, कोलाट्टम, कुम्मी, करट्टम, पप्पुअट्टम, थेरुकुथु, ये सब आपका तमिलनाडु का। त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा ममिता और होजागिरी पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे है ना। आपका ममिता और होजागिरी कहाँ पे आ जाएगा, त्रिपुरा में। मध्य प्रदेश में आपका गिरिडा पूछा जाता है, फूलपति नाच पूछा जाता है। जवारा, मटकी, माच, 13 ताली, राय, ये सब मध्य प्रदेश में इंपॉर्टेंट ही है, ध्यान रखिएगा। 13 ताली अगर पहला ऑप्शन है तो राजस्थान मारिए। 13 ताली में राजस्थान ऑप्शन नहीं है तो मध्य प्रदेश से चलेगा। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में चरकुला, एमपी में भी होता है चरकुला, उत्तर प्रदेश में भी होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश प्रथम प्रायोरिटी। नौटंकी, रासलीला, रासलीला, कजरी, झोरा, चैपल, जैता। जम्मू कश्मीर हफीजा, रौफ, डोंगरी, कूडो, बच्चा नगमा, दुमहल, मंदजास, दमली, हिकत, ये सब जम्मू कश्मीर। लक्षद्वीप परिचकाली। तो यहाँ पे हमने लोक नृत्य को देखा है। आप चाहो तो इसे 5 मिनट बैक करके एक बार और देख लो।
इनके अलावा भारत में जो खनिज संसाधन है, जैसे मैगजीन में आप कहाँ कहाँ मिलेगा मैगजीन, तो आपका जो है इसका अयस्क है पेरोसोलाइट रोडोसाइट। उत्पादन क्षेत्र में आएंगे, मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जमरपानी में मिलेगा, है ना, मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला में मिलेगा, तो खाली जिले पूछता है। ओडिशा में आपका सुंदरगढ़ और केंझोर में मिलेगा, है ना। महाराष्ट्र में आप आओगे तो नागपुर में मिलेगा क्या, मैग्नीज, है ना। कर्नाटक में संदूर पहाड़ी जो कल या परसों पूछा गया था। आंध्र प्रदेश में, है ना, कोदूर, गारीविदी, घरबम, पेरापी, है ना। इसके अलावा विजयनगर जिला में। इनके अलावा अगर आपसे क्रोमाइट पूछता है तो ओडिशा में सुकिंदा घाटी, है ना, केंझोर, ये सब पूछा जाने वाला है। कर्नाटक में हासन में, यहाँ पे मास्टर फैसिलिटी केंद्र है इसरो का, यहाँ पे आपको क्रोमाइट मिलेगा। मैसूर में मिलेगा, चित्रदुर्ग में मिलेगा। झारखंड में किट्टाबुरू, किरीबुरू, है ना, तो सिंहभूम जो जगह है झारखंड में, यहाँ पे आपको क्रोमाइट भी देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में मिलेगा। सोना की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक ही पूछा जाता है, कोलार और हट्टी पूछा जाता है, बाद में कि थोड़े थोड़े मात्रा में मिलते हैं। इनके अलावा चांदी का जवारा खान पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे, जवारा पूछा जाता है जो आपका चांदी का। इसके अलावा जो राजस्थान में जावर, यहाँ पे लिखा है जवारा, मैं बोल दिया हूँ, इसे जावर भी बोलते हैं, जवारा भी बोलते हैं। झारखंड में डुंडू, ये आपका चांदी के लिए है। कोलार और हट्टी में सोना के अलावा चांदी भी मिलता है, तो कल होके अगर सोना ऑप्शन में रहे तो चांदी मार के आना। इसके अलावा लोहा के जो अयस्क हैं याद हो गया होगा। उड़ीसा में आएंगे तो बादाम पहाड़ी, छत्तीसगढ़ में राजहरा, बेलाडीला, कर्नाटक में आपका बाबा बुदन, कंद्रमुख, बेल्लारी इत्यादि, है ना। तो दोस्तों ये थे आज के टॉपिक बैच की वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। जिनका एग्जाम है सभी को बेस्ट ऑफ लक। ये PDF आपको अगर कोई भी पेड एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे तो वहाँ भी मिल जाएगा, टेलीग्राम पे भी कल सवेरे मिल जाएगा। मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद। कोई सा भी कंटेंट चाहिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक क्लिक करके व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू प्राप्त कर सकते हैं।